Good morning, student. Once again, welcome to the physical education classes for class 12th. I'm here with you, same unit, that is biomechanics in sports. In previous classes, we have discussed about the meaning and definition of biomechanics and kinesiology. Then we have discussed the importance of kinesiology and biomechanics. So today we will discuss on new topic, that is Newton's law. You all are aware about the Newton's law. So today we will discuss in field of sports how Newton's law works. So Newton's law are known as in different names. Every law have a particular name, that is law of inertia, law of acceleration, law of action and reaction. So the first law of Newton is the law of inertia. According to this law, a body or object at rest will remain in rest and body in motion will remain in motion at same speed and direction unless acted by any external force. यानी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट तब तक मोशन में रहेगी, वही बॉडी या ऑब्जेक्ट या तो मोशन में रहेगा और बॉडी या ऑब्जेक्ट या तो स्टेशनरी पोजीशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट न किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, इफ बॉल इज रोलिंग, बॉल अगर रोल कर रही है, सो बॉल विल बी इन अ मोशन. और बॉल अगर रुकी हुई है तो बॉल रुकी ही रहेगी, उसे कहीं नहीं जाएगी. अनलेस अंटिल एक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स. अगर हम बॉल को किक कर रहे हैं, फोर्स लगा के उसको किक कर रहे हैं, तो बॉल चलती ही जाएगी, अनलिमिटेड स्पीड तक चलती जाएगी, टाइम तक चलती जाएगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. अगर बॉल स्टेशनरी है, कोई बॉल अगर आपने घर के अंदर रखी है, तो जब जहाँ पर है वहीं पे रहेगी, उस पर कोई चेंजेस नहीं है उसकी मोशन में, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, वो बॉल रुकी रहेगी या चलती रहेगी. अब जैसे हमने बॉल को किक किया तो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, उसको चलते ही रहना चाहिए अनलिमिटेड स्पीड तक, अनलिमिटेड टाइम तक. बट क्या है कि जैसे ही हम उसको किक कर रहे हैं, किक करते ही जैसे वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आ रही है, तो तुरंत उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स काम करने लग रहा है, जिसे हम कह सकते हैं एयर रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन. फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस में दोनों काम करने लगते हैं. जब बॉल आगे की तरफ लुढ़कती है, सामने की तरफ से जो हवा आती है वो उसको उसकी स्पीड को कम करने लगता है, और ग्राउंड का फ्रिक्शन बॉल की स्पीड को रोक देता है. यानी उस पर क्या हो जाता है, एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो जाता है. तो वो ऐसे ही अगर आप रुके हैं तो रुके ही रहेंगे. अब मैं खड़ा हूँ तो मुझे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैं कहाँ नहीं आया, तो मैंने अपनी बॉडी को डाला, फिर मैं ग्राउंड के वेग में आया तो क्या हुआ, नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स आया, उसने मेरे को रोक दिया. सो अब ये वेयर दिस लॉ वर्क्स इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, ये लॉ ग्राउंड स्पोर्ट्स में कहाँ कहाँ पे काम करता है. देखिए, इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट, सो फर्स्ट रोइंग, रोइंग बोलते हैं नौकायन, जहाँ पे नाव चलाई जाती है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अगर नाव रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, कहीं जाएगी नहीं. अब जैसे ही हम उस पर चलाना शुरू कर रहे हैं तो क्या होगा, वो आगे चलना. ऐसे रेसलिंग में जब रोमन रिंग एक काइंड ऑफ एक ऐसा एपरेटस होता है जिसमें इंसान को ऐसे दोनों हाथों के साथ लटकना होता है. ठीक है. अब इसमें अब वो रुका हुआ है तो रुका ही रहा, जैसे ही वो घूमना, इसमें रस्सी के चारों तरफ घूमना शुरू करता है तो वो घूमते ही रहता है. ठीक है. फिर उसको रोकने के लिए क्या करता है, हमारे बॉडी के क्या करता है, बॉडी को एक फोर्स प्रोड्यूस करके वहां पर उसकी साइकिलिंग को बंद करनी पड़ती है. ऐसे साइकिल है, साइकिल को अगर आप ग्राउंड के नीचे की तरफ डाल दें तो नीचे की तरफ लुढ़कती ही रहेगी जब तक कि उस पर ब्रेक नहीं, एक्शन फ्रिक्शन न डाला जाए. ठीक है. साइकिलिंग हो गई, रोमन रिंग हो गया. रेसलिंग में क्या है, जब एक अपोनेंट दूसरे अपोनेंट को उठा के पटकता है, होना क्या था, बड़ी स्पीड में पटकता है, लेकिन क्या है, जैसे ग्राउंड के कांटेक्ट में आता है तो उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉडी की स्पीड रुक जाती है. ठीक है. ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे. फुटबॉल में किकिंग, हॉकी में हिट, ठीक है, टेनिस में सर्व,
ये सारे एग्जांपल्स हैं लॉ ऑफ इनर्शिया के, जहाँ पर बॉल को हिट किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द लॉ होना क्या चाहिए, बॉल लगातार कंटिन्यूस मोशन में जानी चाहिए, लेकिन तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। लेकिन यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स पहले से ही मौजूद है अर्थ पे। अगर आप एयर में फेंक रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, एयर में फेंकने के अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, ग्राउंड में आते फ्रिक्शन है। तो ये सारे जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो ऑटोमेटिक उस ऑब्जेक्ट या बॉडी पे अप्लाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ स्टेशनरी पोजीशन में चेंजेस आ जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये ऐसे काम करता है। तो इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल, जहाँ पर भी मोशन स्टार्ट हो रहा है या मोशन रुक रहा है, वहाँ पर आपको लॉ ऑफ इनर्शिया दिखाई पड़ेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने सेकंड लॉ दिया। द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन इज law of acceleration. So acceleration, what is acceleration? First we should know what is acceleration. Acceleration is a change of motion, you can say. अगर कोई चीज़ अगर हमें ये डिस्टेंस अगर हमें कवर करनी है, तो अगर t1 टाइम पे हम यहाँ पर थे तो t2 टाइम में यहाँ पहुँचना है हमें। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसकी स्पीड में जो चेंजेस आ रहे हैं या जो चेंजेस आ रहे हैं, या तो एक्सेलरेशन डाउन होगा या एक्सेलरेशन बढ़ेगा, स्पीड या बढ़ेगी या घटेगी। तो क्या होगा, ये भी जो भी स्पीड में चेंजेस आते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट हमेशा बढ़ेगा और कम भी हो सकता है। किसी की गाड़ी में आप एक्सेलरेट करते तो गाड़ी बढ़ती, जैसे कम करते स्पीड कम होती है। दिस इज एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अ चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ an object is directly proportional to force producing and inversely proportional to mass। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली उसके फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है और इनडायरेक्टली वो उसके मास के प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन को अगर कांस्टेंट रखें, यानी उस पर एक कांस्टेंट फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, अगर उस पर अगर जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा तो उसमें उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। अगर हम किसी चीज़ को जितनी तेज़ी के साथ, जितना ज़ोर से धक्का मारेंगे, वो चीज़ उतनी तेज़ी से जाएगी। तेज़ी का मतलब है एक्सेलरेट होते हुए जाएगी। जितना स्लो जाएंगे उतना स्लो उसका मोशन होगा। ठीक है। तो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर फॉर एग्जाम्पल I'm rubbing this, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है 5 kg, एक है 10 kg। ठीक है। दोनों को 5 न्यूटन की स्पीड से हम आगे की तरफ पुश कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें सेम, दोनों में सेम इक्वल फोर्स, दिस इज फोर्स 5 न्यूटन फोर्स। ठीक है। दिस इज मास। सो क्या होगा, कौन सी ऑब्जेक्ट ज्यादा जल्दी भागेगा, दैट इज 5 kg बॉल। व्हाई? बिकॉज द फोर्स इज इक्वल बट मास इज अनइक्वल, सो द लेस ऑफ द मास विल हैव द ग्रेटर एक्सेलरेशन। अगर इसको ज़्यादा तेज़ी से फेंकना है, इससे तेज फेंकना है, तो इस पर ज़्यादा न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सो हम कह सकते हैं कि जैसे दो शॉर्ट पुट हैं, 4 kg का शॉर्ट पुट है और 7 kg का शॉर्ट पुट है। अब दोनों को फेंकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को अगर सेम डिस्टेंस में फेंकने के लिए अलग अलग फोर्स के साथ दोनों को फेंकना पड़ेगा, एक्सेलरेशन के साथ फेंकना पड़ेगा। आपको अपनी पूरी फोर्स के साथ दोनों को फेंकना है, तो आप देखेंगे जो 4 kg का जो होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, किससे, 7 kg से शॉर्ट पुट। क्यों? क्योंकि आपकी एक फोर्सिंग, मैक्सिमम फोर्सिंग लिमिट फिक्स है, उससे ज़्यादा फोर्स आप लगा ही नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, अगर आपका फोर्स अगर कांस्टेंट है तो जिस चीज़ का मास कम होगा वो ज़्यादा स्पीड और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। जिस चीज़ का वेट और जिस चीज़ का वेट ज़्यादा होगा और उसमें इक्वल फोर्स होगा तो वो उतनी ही जल्दी कम डिस्टेंस और कम स्पीड के साथ जाएगी। तो ऐसा ही आपको देखने को मिलता है जैसे शॉर्ट पुट में। शॉर्ट पुट में क्या, गर्ल वुमेन्स
मेल्स में फीमेल्स के कंपेरेटिव ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो इसलिए उनको शॉर्ट पुट छोटा दिया जाता है, मेल्स को बड़ा दिया जाता है, उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अगर मेल्स को अगर वो छोटा दिया जाए तो क्या होगा, वो 7 kg के मुकाबले 4 kg को वाले शॉर्ट पुट को ज़्यादा दूर फेंक सकते हैं। ऐसे ही स्पीड में है, ठीक है, अगर हमारी बॉडी जितना ज़्यादा, अब जैसे हुसैन बोल्ट है, हुसैन बोल्ट क्यों ज़्यादा तेज़ भाग रहा है, क्योंकि उसकी मसल्स ज़्यादा फोर्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ऑटोमेटिक उसका एक्सेलरेशन फास्ट हो जाता है। इसीलिए ये लॉ भी हमारे हर जगह, आपको मोटर बाइकिंग में आ गया, आपका साइकिलिंग है, स्प्रिंटिंग है, और शॉर्ट पुट थ्रो है, जेवलिन थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, यहाँ पर ये एप्लीकेबल है। ये इन फील्ड्स में ये लॉ एप्लीकेबल, लगभग सभी गेम्स में ये एप्लीकेबल है। तो हम इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। अब थर्ड लॉ है आपका लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन ने तीसरा लॉ दिया, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। According to this law, every action there is always opposite and equal reaction. हर एक एक्शन के अगेंस्ट में अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होगा, ठीक है। आप अगर फॉर एग्जांपल यूजुअली ये होता है, अगर किसी रबर बॉल को आप अगर बॉल पे पूरी स्पीड के साथ फेंकते हैं, तो जिस स्पीड के साथ उसने बॉल पे फेंका उसी स्पीड के साथ वो बैक आती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरी एक्शन हैज देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक चीज रिएक्ट करती है। दिस यूनिवर्स वर्क इन दिस थ्योरी, ये दुनिया इसी थ्योरी पे काम करती है। ये पूरा यूनिवर्स, हर चीज का एक रिएक्शन होता है, हो सकता है देर से, बट देयर इज ऑलवेज एक्शन, रिएक्शन, इक्वली एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। सो इसका गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कैसे यूज है, देखिए हर जगह आपको एक्शन एंड रिएक्शन होगा। यहाँ पर एक्शन एंड रिएक्शन, इन लॉज की थ्रू हम गेम में बहुत सारी एडवांटेजियस पोजीशन में रहते हैं, इनका यूज करके हम एडवांटेज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू जंप वर्टिकली, मुझे ज़्यादा ऊपर की तरफ कूदना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ग्राउंड को पहले जोर से पुश करना होगा। जितना जोर से मैं ग्राउंड को पुश करूंगा, उतनी ही जोर से ग्राउंड भी मेरे को ऊपर की तरफ धकेलेगा और वर्टिकल जंप होगा। इसीलिए हम जंप करने से पहले क्या करते हैं, पहले बॉडी को बेंड करते हैं, बॉडी में हम पीछे नीचे ग्राउंड को फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स, जैसे हम नीचे को फोर्स लगाते हैं, तो ग्राउंड से एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन आता है जो हमें ऊपर की तरफ धकेलता है। ऐसे ही ड्रिबलिंग, बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग, हम बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग करते हैं। देखिए हम ड्रिबलिंग करते हुए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड बॉल को नीचे धकेलते हैं, तो बॉल के ग्राउंड क्या करती है, ठीक एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन लेके आती है और हमारे हाथ तक बॉल पहुंचती है। हम इजीली ड्रिबल करते हुए आगे चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें स्विमिंग। हाँ, स्विमिंग में आप देखिए हम क्या करते हैं, पानी को हटाते हैं, पीछे को धकेलते हैं, ठीक है। When we are going for swimming, for example, swimming had different techniques of swimming, that is breaststroke and backstroke, freestyle, butterfly, ये बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। तो अब अगर हम बात करें बेस्ट स्ट्रोक दोनों हाथों से ऐसे पानी को पीछे धकेले जाता है। तो जैसे हम पानी को पीछे धकेलते हैं, तो क्या करता है, पानी सेम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हम पीछे की तरफ धकेल लें तो हमें आगे की तरफ धकेलता है। तो हम कह सकते हैं कि इन गेम्स, इन लॉज की मदद से हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बहुत जगह पे एडवांटेज लेते हैं। जैसे हाई जंप है, हाई जंप में हम इस एक्शन ऑफ लॉ एंड रिएक्शन का काम लेते हैं। एक्शन ऑफ रिएक्शन का काम लेते हैं तो क्या होता है, हाई जंप में उतना ऊंचा कूद पाते हैं। ऐसे ही लॉन्ग जंप में भी लेते हैं हम। लॉन्ग जंप में हम जब जंप करते हैं, जो लास्ट आपने देखा होगा, दिस इज लॉन्ग जंप पिट, एक ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ लंबी करीबन 30 से 35 मीटर लंबी एक रनवे होता है, इस रनवे पे दौड़ता है। यहाँ से 1 मीटर पीछे पे एक बोर्ड लगा होता है, इसे हम बोलते हैं प्लास्टिसिन बोर्ड या स्टॉप बोर्ड बोलते हैं। प्लास्टिसिन बोर्ड नहीं बोलते, इसे स्टॉप बोर्ड बोलते हैं। वैसे ये स्टॉप बोर्ड होता है, एक 10 सेंटीमीटर
इसकी विड्थ होती है, तो लकड़ी का बोर्ड होता है। तो जब एथलीट यहाँ से दौड़ते हुए आता है तो जो उसका लास्ट फुट होता है, स्ट्रॉन्ग फुट होता है, राइट, ज़्यादातर किसी का राइट होता है, किसी का लेफ्ट, तो लास्ट फुट को जोर से ज़मीन पे मारता है, बहुत जोर से नीचे को धकेलता है। तो क्या करती है ग्राउंड, उसको एक अपोजिट ऊपर की तरफ उड़ने को, उठने के लिए एक फोर्स देती है, अपोजिट फोर्स, दैट इज नोन एज रिएक्शन फोर्स। तो एथलीट मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, जब तक आप वर्टिकल डिस्टेंस एक पर्टिकुलर एंगल नहीं बनाएंगे तब तक आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर ही नहीं कर सकते। क्यों? किसी भी चीज़ का प्रोजेक्शन तब मैक्सिमम होता है जब वो 45 डिग्री के एंगल में फेंका जाए। तो उस एंगल में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें ग्राउंड को जोर से धकेलना पड़ता है, नीचे को एक एक्शन देना पड़ता है। तो ग्राउंड एक रिएक्शन करता है तो उसको एक ऑप्टिमम एंगल मिल जाता है, उस एंगल पे फिर वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लेता है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन in sports. So thank you for watching this video. प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट क्लास में नई टॉपिक फ्रिक्शन के साथ आपके साथ है। थैंक यू।